गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी। आज के सेशन में 17 दिसंबर से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो एक बार आप सभी क्लास को शेयर कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सभी के लिए एक सवाल है जिसका आंसर आपको देना है कमेंट्स बॉक्स में। किस देश ने ऐतिहासिक परमाणु संयंत्र पर नया परीक्षण किया है? भारत, अमेरिका, पाकिस्तान या जापान? इस सवाल का आंसर आपको मिलेगा क्लास के लास्ट में। भारत ने परमाणु सक्षम अग्नि 5 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहां से किया है? तो फ्रेंड्स, भारत ने इस मिसाइल का जो सफल परीक्षण है ना, वो अरुणाचल प्रदेश से किया है। अरुणाचल प्रदेश में भी कहां पर? तवांग। याद होगा आप सभी को कि तवांग को हाल ही में राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। याद रखेंगे आप सभी। और ये कहां पर आता है? तो ये आता है आपका अरुणाचल प्रदेश में, जहां से अग्नि 5 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया गया है। डिस्कस कर लेते हैं इस मिसाइल के बारे में। तो फ्रेंड्स, जो अग्नि 5 मिसाइल है ये एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम के तहत विकसित सतह से सतह पर मार करने वाली उन्नत बैलिस्टिक मिसाइल है। ये पॉइंट आप सभी को याद रखना है। पूछा जा सकता है कि अग्नि किस प्रकार की मिसाइल है, तो याद रखेंगे सतह से सतह पर मार करने वाली उन्नत बैलिस्टिक मिसाइल है। फ्रेंड्स, यह धागों और भूल जाओ मिसाइल है जिसे इंटरसेप्टर मिसाइल के बिना रोका नहीं जा सकता। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के दिमाग की उपज है, जिसका उद्देश्य मिसाइल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाना है। और इसी कार्यक्रम के तहत अग्नि मिसाइल का निर्माण किया गया था। बात की जाए इस कार्यक्रम की, तो ये जो एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम है ये 26 जुलाई से 1983 से 2008 तक चला था। याद रखेंगे किसने इसकी शुरुआत की थी? तो एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा की गई थी। आगे डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सी मिसाइलें इस कार्यक्रम के तहत विकसित की गई थी। तो फ्रेंड्स, एक ट्रिक है जिसके माध्यम से आप सभी याद रख सकते हैं। ट्रिक है पटना। पी से आ जाएगा आपका पृथ्वी, ए से अग्नि, टी से त्रिशूल, एन से नाग याद रखेंगे और आ से आपको ए से आकाश याद रखना है। डिस्कस कर लेते हैं कि करके पृथ्वी सतह से सतह पर मार करने में सक्षम कम दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि कैसी है? तो अग्नि भी सतह से सतह पर मार करने में सक्षम मध्यम दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। त्रिशूल किस प्रकार की मिसाइल है? तो ये सतह से आकाश में मार करने में सक्षम कम दूरी वाली मिसाइल है। आकाश सतह से आकाश में मार करने में सक्षम मध्यम दूरी वाली मिसाइल है। जबकि नाग तीसरी पीढ़ी की टैंक भेदी मिसाइल है। तो ये पांचों मिसाइल आप सभी को याद रखना है। किस कार्यक्रम के तहत इन्हें बनाया गया है? तो एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम के तहत इन्हें विकसित किया गया है। अब डिस्कस कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में। तो ऊपर आप मैप में देखेंगे ये है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की अंतरराष्ट्रीय सीमा किसके साथ लगती है? तो यहाँ आप देखेंगे चाइना के साथ लगती है। और किसके साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है? भूटान के साथ लगती है। फ्रेंड, भूटान के साथ सीमा लगती है। और भूटान के बाद याद रखेंगे म्यांमार के साथ भी अरुणाचल प्रदेश अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं? तो यहाँ कुछ प्रमुख दर्रे हैं जिनके नाम आपको याद रखने हैं। दिफू दर्रा, यांगपा दर्रा, सैला दर्रा और बोमडीला दर्रा। ये बहुत पूछा जाता है कि जो बोमडीला दर्रा ये किस राज्य में है? तो याद रखेंगे ये आता है अरुणाचल प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं। अरुणाचल प्रदेश का जो प्रमुख नृत्य है वो बांचो, राजधानी ईटानगर है। वर्तमान में मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं। प्रमुख यहाँ की नदियां हैं सुबनसिरी, लोहित, दिबांग और ब्रह्मपुत्र। प्रमुख नेशनल पार्क नामदफा और मौलिंग नेशनल पार्क है। दिहांग देवांग बायोस्फीयर रिजर्व ये कहां पर आता है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में आता है। अरुणाचल प्रदेश के जो दर्रे हमने अभी डिस्कस किए थे, एक ट्रिक के माध्यम से आप सभी याद रख सकते हैं। ट्रिक है अरुण ने बीज बो दिया। बो से हो जाएगा बोमडीला, डी से हो जाएगा दिफू दर्रा और या से हो जाएगा यांगपा दर्रा।
अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप सभी को क्लास का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाएगा। इस क्लास की पीडीएफ आप सभी को मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर, जिसकी लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय जलवायु क्लब किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो जो अंतरराष्ट्रीय जलवायु क्लब है ना, इसकी शुरुआत की गई है G7 के द्वारा। G7 जो समूह है, इसने इसकी शुरुआत की है। फ्रेंड्स याद रखेंगे 2022 में G7 की जो अध्यक्षता है, यानी कि G7 की जो बैठक हुई थी, ये कहां पर हुई? जर्मनी। जर्मनी के बाद अध्यक्षता कौन करेगा? तो जापान करेगा। याद रखेंगे जर्मनी के बाद 2022 में G7 की अध्यक्षता जर्मनी कर रहा है, और आगे जर्मनी के बाद कौन ग्रहण करेगा? तो जापान करेगा। अब डिस्कस कर लेते हैं G7 के बारे में। तो G7 का अपना कोई स्थायी सचिवालय या हेडक्वार्टर नहीं है। G7 में कौन कौन से देश शामिल हैं फ्रेंड्स, याद रखेंगे आप सभी। तो देखिए G7 में शामिल है कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और संयुक्त राज्य अमेरिका। याद रखना है आप सभी को कि भारत G7 का सदस्य देश नहीं है, भारत G20 का सदस्य देश है। बात की थी हमने इसकी, तो देखिए ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए देशों को एक साथ काम करने के लिए उत्साहित करने के लिए G7 ने एक खुले विश्वव्यापी जलवायु क्लब की स्थापना की है। किसके लिए की गई है? तो ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए इसकी स्थापना की गई है। आगे कुछ महत्वपूर्ण ग्रुप है, कौन कौन से देश उनमें शामिल है एक बार देख लेते हैं। तो देखिए I2U2 ग्रुप, याद रखेंगे इसमें कौन कौन से देश हैं? भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका इसमें शामिल है। सार्क में कौन कौन है? भारत है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव है। ब्रिक्स में याद रखेंगे ब्राजील है, रसिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है। क्वाड में आप सभी याद रखेंगे अमेरिका, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र महिला समूह से बाहर कर दिया है? तो फ्रेंड्स अमेरिका के, इसकी अगर बात की जाए इस क्वेश्चन की, तो देखिए अमेरिकी की एक प्रस्ताव के बाद, यानी कि अमेरिका के प्रस्ताव के बाद संयुक्त राष्ट्र का जो महिला समूह है, इसके द्वारा ईरान को बाहर कर दिया गया है। किसे कर दिया गया है? तो ईरान को। लेकिन फ्रेंड्स याद रखेंगे कि भारत ने लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध मुख्य वैश्विक अंतर सरकारी संगठन संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद से ईरान को हटाने के लिए की गई वोटिंग में भारत ने इसमें भाग नहीं लिया था, है ना। अगर आपसे पूछ ले तो याद रखेंगे आप सभी। आगे डिस्कस कर लेते हैं ईरान के बारे में। तो यहाँ पर आप मैप में देखेंगे ईरान की राजधानी क्या है? तो ईरान की राजधानी है तेहरान। ईरान की संसद को क्या कहते हैं? तो मजलिस के नाम से जाना जाता है ईरान की संसद को। चाबहार बंदरगाह कहां पर है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे ये ईरान में आता है। कहां पर आता है? ईरान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत द्वारा 16 दिसंबर को विजय दिवस किस देश को स्वतंत्र करने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो 16 दिसंबर है, इस पर विजय दिवस बांग्लादेश को किससे? पाकिस्तान से स्वतंत्र करने के उपलक्ष्य में भारत सरकार द्वारा इसे मनाया जाता है। आगे डिस्कस कर लेते हैं बांग्लादेश के बारे में। तो आप मैप में देखेंगे ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। बांग्लादेश की वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? तो याद रखेंगे शेख हसीना है। ये गंगा नदी आप देख पा रहे होंगे। गंगा नदी जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे पद्मा के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर कौन सा डेल्टा है? तो याद रखेंगे सुंदरबन डेल्टा है। कौन सा डेल्टा है फ्रेंड्स? सुंदरबन डेल्टा। यहां से आ रही है ब्रह्मपुत्र नदी। जैसे ही ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे हम जमुना के नाम से जानते हैं। बांग्लादेश की मुद्रा को क्या कहते हैं? तो टका के नाम से जाना जाता है बांग्लादेश की मुद्रा को। WHO के अगले चीफ साइंटिस्ट के रूप में किसे चुना गया है फ्रेंड्स? तो WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के अगले चीफ साइंटिस्ट के रूप में चुना गया है डॉक्टर जेरमनी फरार को। याद रखेंगे आप सभी इनका नाम।
अब डिस्कस करेंगे WHO के बारे में। तो देखिए WHO के बारे में क्या क्या आपको याद रखना है। WHO की जो स्थापना है वो कब की गई थी? 7 अप्रैल 1948 में। WHO के वर्तमान में महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस हैं, जिनका कार्यकाल हाल ही में बढ़ा दिया गया था। WHO का जो मुख्यालय है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अब आप मुझे बताएंगे कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इराक को पीछे छोड़कर हाल ही में कौन सा देश पहली बार भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है? तो फ्रेंड्स, इराक को पीछे छोड़कर कौन बना है? रसिया बन गया है, यानी कि रूस बन गया है। याद रखेंगे आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टीबी नियंत्रण कार्यक्रम के लिए हाल ही में किस राज्य को पुरस्कृत किया गया है? तो टीबी पर नियंत्रण करने के लिए ये जो कार्यक्रम चलाया गया वो मेघालय गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया था, इसीलिए मेघालय सरकार को क्या किया गया? पुरस्कृत किया गया। मुझे कमेंट्स करके आप बताएंगे कि टीबी हारेगा देश जीतेगा, ये लक्ष्य कब तक रखा गया है? अगला सवाल है कि निम्न में से किस सीनियर डॉक्टर को हाल ही में 2023-24 के लिए कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स, किसे किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, डॉक्टर PC रथ को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत 9 से 14 वर्ष की आयु की लड़कियों के राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के लिए 2023 में सर्ववेक नामक अपना क्वाड्री वैलेंट टीका लॉन्च करेगा। यह टीका किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो फ्रेंड्स, ये जो टीका है ना, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया है। किसने बनाया है? तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा इसे बनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा भारत के किस परियोजना को विश्व के 10 पुनर्जीवित प्राकृतिक कार्यक्रम में शामिल किया गया है? तो फ्रेंड्स, याद रखेंगे भारत की कौन सी परियोजना है? नमामि गंगे कार्यक्रम। कौन सा कार्यक्रम है? नमामि गंगे कार्यक्रम, और इसे ही शामिल किया गया है। क्लास के शुरुआत में जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि ऐतिहासिक परमाणु संलयन पर नया परीक्षण किया गया है अमेरिका के द्वारा, सही आंसर था ऑप्शन बी। अब डिस्कस कर लेते हैं कल की क्लास के बारे में। भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिन 2022 ये कहां पर शुरू हो गया है? उमरोई कहां पर आता है? मेघालय। भारत को किस देश से राफेल का 36वां और आखिरी विमान मिल गया है? तो राफेल किस देश से भारत ने खरीदा है? फ्रांस से। उग्र प्रदर्शन के बीच किस देश की सरकार ने राष्ट्रव्यापी आपातकाल की घोषणा की है? तो ये पेरू गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। जनवरी 2023 में भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान उत्सव का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो फ्रेंड्स, ये कहां पर होने वाला है? भोपाल में इसे आयोजित किया जाएगा। किस राज्य ने प्रसिद्ध वेपोर उरु, जिसे नाप कहते हैं, के लिए भौगोलिक संकेतक यानी कि GI टैग के लिए आवेदन किया है? तो केरल के द्वारा किया गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने किस शहर में महाकवि सुब्रमण्यम भारती की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में किया गया है। भारत ने किस देश के साथ माइग्रेशन और मोबिलिटी पर संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत ने ये फिनलैंड के साथ किए हैं। किस देश के राष्ट्रपति ने समलैंगिक विवाह कानून पर हस्ताक्षर कर दिए हैं? अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सभी परिवारों के लिए एक विशिष्ट अल्फा न्यूमेरिक पहचान संख्या शुरू करने का प्रस्ताव दिया है? तो ये जम्मू कश्मीर के द्वारा दिया गया है। किस खिलाड़ी को नवंबर 2022 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये दिया गया है जॉस बटलर को। भारत की पहली मास सेगमेंट फ्लेक्स फ्यूल कार किस कंपनी द्वारा लॉन्च की गई है? तो इसे मारुति सुजुकी ने लॉन्च किया है। तो फ्रेंड्स, ये था कल का करंट अफेयर। अगर आपको डिटेल से जानना है तो कल की क्लास जरूर देख लीजिएगा। स्टैटिक जीके में डिस्कस करेंगे बुक्स के बारे में। प्रोत्साहन की छोटी किताब, ये किसने लिखी है? दलाई लामा ने। पुराना कविता काल, ये किसकी है? PS श्रीधरन पिल्लई की है। संसद में हिमालय
रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा लिखी गई है। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट रामचंद्र गुहा ने इसे लिखा है। आई एम नॉट मसीहा ये सोनू सूद की पुस्तक है। गोल्डन गर्ल किसकी है? पीटी उषा की है। गोल किसकी है? तो याद रखेंगे मेजर ध्यानचंद की है। वनडे है, वनडे वंडर सुनील गावस्कर द्वारा लिखी गई है। माय बेस्ट गेम ऑफ चेस विश्वनाथ आनंद की है। क्रिकेट माय स्टाइल ये कपिल देव की है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जिनके बारे में आपको याद रखना है। कल की क्लास में आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके आंसर एक बार डिस्कस करेंगे। फ्रांस के शीर्ष नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर स्वाति पीरामल को। 61वां सुब्रतो कप अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट बॉयज अंडर 14 का खिताब किस राज्य ने जीत लिया है? तो ये जो खिताब है ना, झारखंड ने जीता है। एशियाई विकास बैंक एडीबी का जो मुख्यालय है कहां पर है? मनीला फिलीपींस में है। सरहुल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स इसे झारखंड में मनाते हैं। अब आप सभी के लिए कुछ सवाल हैं जिनके आंसर आपको देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। तो पहला क्वेश्चन है कि 11 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी का अनावरण किया है? अगला सवाल है कि दुनिया का सबसे ऊंचाई पर अवस्थित मतदान केंद्र तासीगंग किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पठार को दुनिया की छत कहा जाता है? अगला सवाल है कि कोलंबिया का पठार किस देश में स्थित है? तो फ्रेंड्स इन सभी के आंसर आपको देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। आज का ये सेशन आप सभी को कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।